So here we are students with the part 11 of NCERT Political Science class plus 2, and the last phase of this chapter is Strategic Arms Limitation Talks to SALT 2. The second round started. स्टूडेंट्स मैं सीधा सीधा बता दूं कि स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स का मतलब है हथियारों के यूज पर सीमा लगाना। सीमा से बाहर आप हथियारों के यूज नहीं करोगे। और इस टॉक्स 2 को सेकंड राउंड कब शुरू हुआ टॉक्स 2 का? नवंबर 1972 में, जब यूएस प्रेसिडेंट जिम्मी कार्टर और सोवियत लीडर लियोनिड ब्रेजनेव ने साइन की एक ट्रीटी ऑन द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स एट वियना ऑन 18 जून 1979 में। अब आती है बारी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की, जो एनपीटी है उसके अंदर सीधा सीधा कि जिन देशों ने हथियार बना लिए हैं कब? 1 जनवरी 1967 से पहले, ठीक है, वो एक तो ना तो उन हथियारों का किसी दूसरे देश पे यूज करेंगे, दूसरा, और ना ही वो उन हथियारों से किसी दूसरे देश की मदद करेंगे, तीसरा, अब कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू एनपीटी। चलो एक्सप्लेन करते हैं। Allows only the nuclear weapon states to have nuclear weapon। ये क्या करती है एनपीटी? ये सिर्फ जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उनको अलाउ करती है, एंड स्टॉप अदर्स टू एक्वायरिंग देम, और दूसरों की मदद करने के लिए रोकती है उन देशों को। फॉर द पर्पज ऑफ एनपीटी, अब एनपीटी के पर्पज में क्या आता है? अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट इज वन। अब एनपीटी में कौन से देश आते हैं? एक न्यूक्लियर स्टेट वो है जिसने हैज मैन्युफैक्चर्ड द एक्सप्लोडेड अ न्यूक्लियर वेपन और अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रायर टू 1 जनवरी 1967, कि जिस देश ने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु एक्सप्लोजन के लिए जो एक्सपेरिमेंट कर लिए, जो वेपन बना लिए, वो बना लिए, उसी देश को हम इसमें शामिल करते हैं। और ये जो देश हैं वो 5 हैं। 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आर यूएस, यूएसएसआर जिसको बाद में रशिया बुलाया गया है, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। साइंड इन वॉशिंगटन, लंदन एंड मॉस्को ऑन 1 जुलाई 1968। 1 जुलाई 1968 को 1968 में ये संधि हुई। एंटर्ड इनटू फोर्स, और कब लागू हुई है? ये मेरे बर्थडे पे लागू हुई है, बर्थ ईयर में नहीं, बर्थ डेट पे, ठीक है। 5 मार्च 1970, मेरा बर्थ तो 24 साल बाद का है। एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली इन 1995, ये देखिए यहां तक, और इसको कब तक बढ़ा दिया गया? 1995 तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। मगर भारत के कद्दावर नेता हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इसको ताक पे रख दिया, वर्ल्ड को दिखा दिया कि इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर बन सकता है। So students, these are some talks and treaties, LTBT, ठीक है, SALT 1, SALT 2, START 1, START 2 and NPT, non-proliferation, this is most important, non-proliferation treaty, जो आपको समझ आ गया होगा। तो these are the treaties my students। So we are back on questions। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आंसर दूसरा नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम अगला जो प्रश्न है वो है, sometimes it is said that Cold War a simple struggle for power and ideology had nothing to do with it।
सीधी सी बात कि कोल्ड वॉर जो है वो एक पावर का स्ट्रगल है, ठीक है, सामान्य शब्दों में, और आइडियो जो आदर्शवाद है इसके आगे कुछ नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? आप इससे एग्री करते हैं? अगर आप एग्री करते हैं तो आपको एग्जाम्पल देना होगा। अब देखिए क्या क्या एग्जाम्पल देंगे आप, हर चीज में ये लिखना है इंट्रोडक्शन, ठीक है, बड़े क्वेश्चन में। यू आर एग्री विद द स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई इट बाय एक्सप्लेनिंग टू पावर ब्लॉक्स। पहले तो दो पावर ब्लॉक को एक्सप्लेन कर दोगे आप। एंड हाउ दीज टू पावर ब्लॉक्स वर्कड, इन्होंने कैसे काम किया, दोनों ने, दोनों पावर ब्लॉक कौन से नाटो और वारसा यानी कि ईस्टर्न अलायंस। और सीधी सीधी बात, पावर ब्लॉक कौन से, यूएसए और यूएसएसआर, दीज आर टू पावर ब्लॉक्स, ठीक है। इन्होंने कैसे काम किया उसके बारे में आप बता दोगे। एंड देयर वाज अ जेन्युइन डिफरेंस इन देयर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनका जो डिफरेंस था, अंतर था उनकी लाइफ में पूरे विश्व के रिगार्डिंग, वो भी आपने बताना है। एक्सप्लेन हाउ द सुपर पावर ट्राई टू कंट्रोल स्मॉलर नेशन, आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार वो कंट्रोल करते थे स्मॉलर नेशंस को। हाउ दे वर विनिंग वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज, ये भी आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सब हमने प्रीवियस स्लाइड्स में कर लिया था। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स यूएसएसआर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। नेम को आप डिस्क्राइब कर दोगे, एक्सप्लेन हाउ नेम, और राइट अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के बारे में लिख दोगे आप, और लास्ट में शॉर्ट कंक्लूजन, हेंस दिस इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया टुवर्ड्स यूएसएस और यूएसएसआर और यूएसए, ठीक है। नेम वाज कंसिडर्ड as a third option by the third world countries. How did this option benefit their growth during the peak of the Cold War? ये भी आपको बताना है, आराम से बता सकते हैं आप। ये चीजें मैंने दी हुई हैं, इनको देख के, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what do you think about the statement that NAM has become irrelevant today? हर क्वेश्चन आपके पास है, हर क्वेश्चन का जवाब भी आपके पास है स्टूडेंट्स। सो दीज आर सम क्वेश्चंस। अब आपको ये भी बताना है, द एरिना ऑफ कोल्ड वॉर वर क्यूबा। ना एरिना एग्जांपल बताने हैं आपने। द एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर वर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से शुरू हुआ, कोरिया जहाँ पे रशिया ने उत्पात मचाना शुरू किया था, ठीक है। दोनों कोरिया आपस में लड़ पड़े थे, जवाहरलाल नेहरू जी बीच में आके उनका समझौता करा के आए थे। कोंगो में भी जवाहरलाल नेहरू जी बीच में गए थे, वियतनाम में भी झगड़ा हुआ और अफगानिस्तान में भी झगड़ा हुआ। इनका झगड़ा इन द सेंस ओनली टॉक्स, बातों से, नोट हाथों और लातों से, हालातों से झगड़ा हुआ, हाथों लातों से। नेक्स्ट इज कार्टून बताया गया है, ये कार्टून आपने बुक में अच्छे से देखा था, ठीक है। पॉलिटिकल स्प्रिंग, चाइना में माओ हुआ था, क्वाल्ड विद यूएसएसआर, लियोनिड ब्रेजनेव से बात हुई थी, ओवर द लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट वर्ल्ड, इसको लेकर दे फोर्ट अ ब्रीफ वॉर ओवर टेरिटोरियल डिस्प्यूट, द साइनो सोवियत स्प्लिट ऑफ 1972, इसमें दोस्ती की बात हो रही है, ठीक है। यूएसएसआर से दोस्ती की बात हो रही है इसकी, चाइना की, पहले लड़ाई फिर दोस्ती। नेक्स्ट कार्टून, सोच में पड़े हुए हैं अमेरिका कि क्या करें क्या ना करें वियतनाम को लेकर, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। हर एक बात स्टूडेंट्स आपने कर ली है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हम पढ़ चुके हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स। कोल्ड वॉर क्या होता है, इंट्रोडक्शन में आप जो लिखने के लिए बोला था मैंने। उसके बाद क्यूबल मिसाइल क्राइसिस, इट क्रिएटेड टेंशंस बिटवीन टू ब्लॉक्स। अलाइड फोर्सेस, आपको पता है अलाइड फोर्सेस नाटो थी, ठीक है, नाटो को अलाइड फोर्स बुलाते हैं। उसके बाद नाटो के बाद बात हुई थी
डिकोलोनाइजेशन मतलब जिन जो कंट्रीज न्यूली फ्री हुई हैं